नमस्कार दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली फर्स्ट ए का हमारे 8 क्वेश्चन हो गए थे। 9, 10, 11, 12, 13 4 क्वेश्चन हमने आज फिर लिया है दोस्तों, क्योंकि स्पेस भी हमारे पास कम है। आज क्वेश्चन आज लंबे हुए हैं। देखिएगा दोस्तों, 9वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस बात की हमें जांच करनी है दोस्तों कि कोई संख्या 6 की पावर n है, जहां n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो बताइए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 9वें क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों इस बात को आप समझिए कि 9वां क्वेश्चन हम पिछली क्लास में दोस्तों, जो हमारा नंबर सिस्टम का क्लास हुआ था, उस क्लास में हमने प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है दोस्तों, वो सारी चीजें डिटेल में बताई थी। थोड़ा हम उसका रिवीजन कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। दोस्तों देखिएगा, प्राकृत संख्या दोस्तों, गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। गणना करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, जैसे यहां बोला है n क्या है, n प्राकृत संख्या है। दोस्तों n क्या है, n है प्राकृत संख्या। अभी दोस्तों इस क्वेश्चन का ये हल नहीं है, इसमें जो जो जानकारी हमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए चाहिए हम उसका डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों n क्या है, n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का क्या मतलब है दोस्तों, n एक धनात्मक संख्या है दोस्तों, ऐसे समझिए। और ये प्राकृत संख्या यही है दोस्तों कि 1, 2, 3, 4, n का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, ये हो गया दोस्तों। अब देखिएगा, 0 पर समाप्त कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी दोस्तों, इस बात को समझिए। 0 पर समाप्त होना, 0 पर समाप्त होना क्या दिखाता है दोस्तों, 0 पर समाप्त होना क्या दिखाता है, बात को समझिएगा दोस्तों। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे और नंबर सिस्टम में मैंने विभाज्यता का नियम आपको बताया था, विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो उसमें 5 से विभाज्यता का नियम आया हुआ था। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 5 से विभाजित होती है तो उस संख्या के इकाई का अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा। बात को समझिएगा दोस्तों, यदि कोई संख्या 5 से विभाजित होती है तो उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो यहां पर बोला है कि संख्या 0 पर समाप्त होने का क्या मतलब है, उस संख्या के इकाई का अंक 0 हो। इसका मतलब 6 की पावर n के इकाई का अंक 0 होना चाहिए। भाई इस बात की हमें जांच करनी है, क्या ये 0 हो सकती है। यहां पर ये डिसाइड नहीं कि अंक 0 हो, यहां पर हो सकती है। हो सकने का मतलब यह है कि अगर भैया हो सकती है तो आप बताएंगे हो सकती है, अगर नहीं हो सकती है तो हम स्पष्ट कर देंगे कि यह संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये संख्या 0 पर समाप्त होती है, इसका मतलब इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक 0 हो। इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0 हो। समाप्त होने का मतलब यही है कि 6 की पावर n के इकाई का अंक 0 हो। ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखिएगा, अब हमने मान लीजिए, सपोज करिए हम एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, मान लीजिए हमने लिए 40। अब दोस्तों हमने 40 ले लिया, या यहां पर इकाई अंक 0 है, इसका मतलब ये संख्या जो है 40 0 पर समाप्त होती है। इसका मतलब ये 5 से पूरी पूरी तरह कट जाएगी दोस्तों। अब ये कैसे कटेगी, 8 पंचे 40 हम ऊपर अगर लिख दे दोस्तों तो नीचे 5। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये संख्या 5 से विभाजित होती है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 5 मौजूद है। बात को समझिएगा, 40 इसके इकाई के स्थान पर 0 है, यह संख्या 0 पर समाप्त होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसमें 5 मौजूद है, इस 40 में 5 मौजूद है, मतलब इस 40 का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है। बात को समझिएगा दोस्तों, इस 40 का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है।
एक बार फिर समझा दे रहे हैं। जैसे 40 5 से विभाजित होती है। कैसे विभाजित होती है? क्योंकि इकाई के स्थान पर जीरो है, क्योंकि यह संख्या जीरो पर समाप्त होती है। और क्वेश्चन में वही बोला है कि 6 की पावर n जीरो पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस बात की जांच कीजिए। तो देखिएगा, यहां पर अगर हमने 40 को एग्जाम्पल में लिया तो हमने क्या कहा, ये स्पष्ट है कि अगर ये 5 से कट रही है, इसके इकाई के स्थान पर जीरो है, या ये 5 जीरो पर समाप्त होती है, तो इसका केवल और केवल एक ही मतलब है दोस्तों कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद होगा दोस्तों। ये अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 है दोस्तों, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 भी मौजूद है। इसका मतलब अगर हम इस बात को यहां पर दिखा दें कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद है दोस्तों, तो यह संख्या जीरो पर समाप्त होगी, अन्यथा यह संभव नहीं है दोस्तों। बात समझ गए दोस्तों? ये चीज आपको यहां पे समझना। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, समझिएगा। देखिए दोस्तों, हाँ, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n जीरो पर समाप्त होता है। तो देखिएगा, यहां पर इस बात को लिखिए, यदि किसी लैंग्वेज यहां पर बढ़िया से लिखिएगा दोस्तों, यदि किसी संख्या n के लिए, यदि किसी संख्या n के लिए, यदि किसी संख्या n के लिए दोस्तों, यहां पर प्राकृत संख्या बोला है दोस्तों, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या यदि किसी संख्या n के लिए दोस्तों, संख्या यहां पर कौन सी है, संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर, जो दोस्तों अभी हमने बताया है उसी को हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, शून्य पर समाप्त होती है। यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है दोस्तों, समाप्त होती है, तो समाप्त होगी, कर लीजिए दोस्तों, 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी यदि 5 से विभाजित होती है उसको, यदि 5 से विभाजित होगी, यदि 5 से विभाजित होगी, बात को समझिएगा दोस्तों, यदि 5 से विभाजित होगी, 6 की पावर n अगर शून्य पर समाप्त होगी तो कब समाप्त होगी, यदि वह 5 से विभाजित होगी दोस्तों। ठीक? अर्थात इसका क्या मतलब है कि अर्थात 6 की पावर n 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, या यूं कहिए 6 की पावर n के गुणनखंड में दोस्तों, 6 की पावर n के गुणनखंड में, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए दोस्तों, 5 आनी चाहिए दोस्तों। ये है, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी दोस्तों, यदि यहाँ पे जब 5 से विभाजित होगी, यहां पर जब कर लीजिए दोस्तों,
जब 5 से विभाजित होगी, अर्थात 6 और 5 से विभाजित होने का क्या मतलब है दोस्तों, अभी हमने समझाया। अर्थात 6 की पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, या अभाज्य गुणनखंड उसका 5 होना चाहिए दोस्तों। ठीक, परंतु परंतु दोस्तों आप एक बात ये बताइए, परंतु क्या इसमें 5 मौजूद होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 5 होगा? नहीं होगा दोस्तों। पूछिए क्यों, देखिएगा, परंतु 5 संभव नहीं है, परंतु अभाज्य संख्या 5 संभव नहीं है, या यूं कर लीजिए, परंतु अभाज्य गुणनखंड 5 संभव नहीं है, परंतु इसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 5 परंतु इसका अभाज्य गुणनखंड 5 संभव नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिएगा, 6 की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम 6 को 2 गुणे 3 की पावर n लिखें, यहां पर दोस्तों इस बात का मतलब समझिएगा, हम समझा दे रहे हैं। जैसे जैसे देखिएगा, कोई भी संख्या मान लीजिए हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास दोस्तों 36 है। अब 36 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 2 तिहाई 6, या ऐसे कर लीजिए, एक काम करिए, ठीक, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36। तो इसका मतलब क्या, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। इसका मतलब 36 में 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड मौजूद है, बाकी और नहीं मौजूद है। इसका मतलब यही तो आप कैसे करके देखेंगे दोस्तों, यही मौजूद होगा, 2 और 3, 2 की पावर में ही, 3 की पावर में। इसी तरह दोस्तों इसका मतलब है कि 6 को हमने 2 गुणे 3 लिख लिया, 6 को हमने 2 गुणे 3 लिख लिया, और पावर n है। अब हम लोग ये भी पढ़ के आए होंगे दोस्तों करड़ी में कि a की पावर m और a की पावर और b की पावर अगर m है, देखिएगा दोस्तों, a की पावर m है, या ऐसे कर लीजिए, अगर a गुणे b की होल पावर m है दोस्तों, तो इसको हम अलग अलग m पावर आ सकता है, आ जाएगा दोस्तों, a की पावर m गुणे b की पावर m। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब यही है 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। इसका मतलब दोस्तों यही है। अब इस बात का क्या मतलब है दोस्तों, क्योंकि 6 की पावर n में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 केवल मौजूद होंगे, केवल मौजूद है, ऐसे समझिए, केवल मौजूद है। भाई हमको 5 देखना है, 5 इसमें है ही नहीं, और जब 5 नहीं है तो हमने चेक कर लिया फिर है क्या इसमें, तो केवल 2 है दोस्तों, और केवल 3 है, क्योंकि 2 का पावर और 3 का पावर ही तो आएगा दोस्तों। अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं सर जी बहुत बार आएगा, तो बहुत बार क्या आएगा दोस्तों, 2 की पावर में ही संख्या आएगी और 3 की पावर में ही संख्या आएगी। इसीलिए इतना कंफर्म है कि इसमें इसका जो अभाज्य गुणनखंड इसका जो मौजूद होगा वो 2 और केवल 3 ही होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, अतः थोड़ा लैंग्वेज को कंक्लूड कर रहे हैं दोस्तों। अतः डायरेक्ट वही लिख लीजिए दोस्तों, अतः किसी भी संख्या, अतः किसी प्राकृत संख्या, प्राकृत बोला है तो प्राकृत लिख दीजिए, अतः किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता दोस्तों, हो सकता है। ये दोस्तों हमारा जांच हुआ, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला था, इसीलिए हमने प्रयास किया कि वही लैंग्वेज आपको लिखाई जाए जिस लैंग्वेज का प्रयोग आप एग्जाम में बेहतर तरीके से कर सके दोस्तों।
पहले हमने इस क्वेश्चन के विषय में समझाया दोस्तों, है ना, फिर इसके लैंग्वेज को लिख दिया। अब आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, संख्या दोस्तों आपको दिख रही होगी, प्लस 13, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है दोस्तों। दोस्तों बहुत इजी है, बस आप समझिएगा, हम आपको सब पढ़ा चुके हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम का हमने इसीलिए क्लास लाया था दोस्तों कि किसी भी छात्र को, किसी भी विद्यार्थी को कहीं से भी दिक्कत होती है, जैसे अब मान लीजिए भाज्य संख्या आ गई, तो ये ना हो कि सर आपने भाज्य नहीं पढ़ाया। प्राकृत संख्या आ गई तो सर ये ना हो कि आपने प्राकृत संख्या नहीं पढ़ाई। इसीलिए हमने उसको कॉमन लेकर, सभी में ये मौजूद है, कॉमन लेकर उसको पहले ही उसकी जितना हमसे संभव हो सका दोस्तों, और जितना आपको जरूरी है जानना, वो मैंने क्लासेस उसमें अपलोड कर दी है ना, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी एक बार फिर समझा दे रहे हैं, देखिए बोला है दोस्तों भाज्य संख्या, तो हमें यह जानना है भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों। वह संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड हो दोस्तों, तो वह भाज्य संख्या होती है। जैसे प्रश्नानुसार यहां पर हमें दिया क्या हुआ है, प्रश्नानुसार संख्या, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो देखिएगा दोस्तों 13, ये तो दोस्तों एक, जैसे ये गुणा हो रहा है दोस्तों, तो ये एक संख्या है, इसको गुणा करने पर दोस्तों एक संख्या हमें मिल जाएगी, और ये प्लस लगा है 13, एक दूसरी संख्या आ गई। अब देखिए दोस्तों 13 इसमें भी मौजूद है, 13 इसमें भी मौजूद है, 13 हम कॉमन कर ले रहे हैं दोस्तों। 13 गुणे, अब यहां बचा क्या, यहां बचा दोस्तों 7, पूरा ब्रैकेट लगा देना, 7 गुणे 11 गुणे 1, यहां बचा दोस्तों 1, और यहां क्या बचा दोस्तों, यहां प्लस, और यहां फिर 1 बचा दोस्तों। फिर अब देखिएगा 13 गुणे, अब 7 गुणे, एक काम करिए इसको गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, इसको 11 सत्ते 77, तो 77 प्लस 1 बराबर क्या आया, 13 गुणे 78, 13 गुणे 78। अब देखिएगा दोस्तों, क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस संख्या का केवल दो गुणनखंड मौजूद होने के साथ साथ बहुत से गुणनखंड है दोस्तों। भाई भाज्य संख्या हमें बतानी है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। अगर केवल दो गुणनखंड, एक तो स्वयं, एक तो स्वयं और वह संख्या, एक तो स्वयं और वन हो, तो वो अभाज्य संख्या होती है दोस्तों। परंतु यहां हमें भाज्य संख्या बतानी है। अब यहां पर देखिए 13 गुणे 78, तो 78, 13 तो एक संख्या हो गई दोस्तों, 78, 78 के दोस्तों स्वयं ही दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको गुणा भी करें कि 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91, 91 और 101, है ना दोस्तों, ये आएगा। ये आया, तो यहां पर हम इसी बात को लिख देंगे, क्योंकि संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड है, दो से ज्यादा गुणनखंड है, क्योंकि ये क्लियर हो गया है हम लोग को देख के ही, ज्यादा गुणनखंड है, संख्या भाज्य है, संख्या भाज्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट वाला हो गया दोस्तों। अब हम संख्या इसको बताएंगे कि संख्या भाज्य क्यों है, सेम पैटर्न पे दोस्तों, इसमें भी हमें कुछ करना नहीं है, सेम ऐसे ही लिख लेना है दोस्तों। तो देखिएगा देखिएगा दोस्तों, और
अब संख्या कौन सी है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो एक ब्रैकेट में हो गया, 5 यहां भी मौजूद है दोस्तों, 5 यहां भी मौजूद है, तो 5 हम होल कॉमन कर लेंगे दोस्तों, हमारे पास बचेगा क्या? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस दोस्तों यहां ये 1 हो गया, है ना, इसमें हमारा ये बचा और यहाँ 1 बचता। अब देखिएगा दोस्तों, 5 फिर अब इसको गुणा करते हैं दोस्तों, 7 त्रिक 21, तोड़ तोड़ के दोस्तों गुणा करिए, जिससे देखिए हम गुणा करते हैं, 7 त्रिक 21, 21 चौक 84 दोस्तों, 21 चौक 84, अच्छी दूनी 12, तो क्या हो गया दोस्तों, 12 चौक 48, 48 के 8 और 12 अट्ठे 96, 96 और 8 106, 96 सॉरी 96 और 8 104, है ना दोस्तों, 12 चौक 48 के 8, ठीक, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 था दोस्तों ना, ठीक, 96 और 4, ठीक, प्लस 1। अब देखिएगा दोस्तों, यहां 1 जोड़ेंगे, 1009। अब देखिए दोस्तों, ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5045, ये हमारे पास आया, है ना, 7 त्रिक 21, 21 चौक 84, 7 त्रिक 21, 21 चौक 84, 12 चौक 48, 8 क्या हासिल हुआ 4 और 12 अट्ठे 96, 96 400 और प्लस 1 1009 और 5045, ये हमारे पास आया। अब हम यहां इसी बात को लिख देंगे, चूंकि संख्या, एप्लीकेशन देख लीजिएगा दोस्तों, अगर गलत होगा तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, चूंकि संख्या 5045 के 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, संख्या, संख्या दोस्तों, ठीक है, चलिए ठीक है, अतः संख्या भाज्य है, अतः संख्या भाज्य है दोस्तों। ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, है ना दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिएगा, किसी खेल के मैदान के तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं दोस्तों, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों बेशक ये प्रश्न लंबा है, प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन दोस्तों बहुत छोटा है। अभाज्य गुणनखंड निकालकर इसमें दोस्तों एलसीएम ही हमें फाइंड करना है और हमें पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय निकल आएगा दोस्तों। देखिएगा प्रश्नानुसार, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, प्रश्नानुसार एक चक्कर में सोनिया एक चक्कर का समय,
सोनिया का एक चक्कर का समय, सोनिया का एक चक्कर का समय दोस्तों कितना है, 18 मिनट का है। हम डायरेक्ट दोस्तों इसको लगा सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि चलिए ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है तो उत्तर भी बड़ा किया जाए, है ना। एक चक्कर का समय 18 मिनट लगता है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर रवि एक चक्कर का समय, रवि का दोस्तों एक चक्कर का समय कितना है, 12 मिनट। बोला है ठीक है, वे कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों देखिएगा कब मिलेंगे, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय देखिएगा, हाँ, प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, हाँ, प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर एलसीएम ऑफ 18, 12। ठीक, एलसीएम ऑफ 18, 12। हम इस चीज को अगर निकाल लें दोस्तों तो हमारे पास ये हो जाए। अब देखिएगा, हम डायरेक्ट दोस्तों यहां पर इसको निकाल ले रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकाल रहे हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड से ही निकालेंगे भाग विधि से, लेकिन अलग अलग नहीं, एक साथ में। देखिएगा, 2 9 18 और 2 6 12, फिर 2 3 6, और ये कटता है दोस्तों, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख लेंगे। फिर आप दोस्तों 3 त्रिक का 9, 3 1 9 3, फिर 3 1 9 3, और 3 1 9, ये तो एक एक है ही है। अब देखिएगा, ये हमारे पास हो गया इसका, तो हमारे पास दोस्तों एलसीएम क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो बराबर कितना आया दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। अब दोस्तों ये दिया किस यूनिट में था, मिनट में, तो 36 मिनट। दोस्तों 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जिस स्थान पर वो चलना प्रारंभ किए। तो दोस्तों ये इसका हुआ सॉल्यूशन। दोस्तों ये इसका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए दोस्तों। देखिए, नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नानुसार दी गई आकृति, दी हुई आकृति, प्रश्नानुसार दी हुई आकृति, प्रश्नानुसार दी हुई आकृति है, दी हुई आकृति है। दोस्तों देखिएगा, x 195 देखिएगा दोस्तों, हमने आपको क्या बताया कि इसको एक शाखा इसकी ये है, एक शाखा ये इसकी है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, है ना। तो हमें x बराबर क्वेश्चन मार्क और y बराबर क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा, इस बात का क्या मतलब है दोस्तों, इस बात का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों, चूंकि x/3 इतना बटे x/3 दोस्तों क्या होगा, बराबर ये होगा 195 के। x का मान दोस्तों हमारे पास क्या आया, 3 × 195, और इसको जब दोस्तों हम करेंगे, है ना, तो 2 3 6, 600, और 600 में से हम 15 माइनस करेंगे दोस्तों, 600 में से 15 माइनस करेंगे तो 585, 600 में से 15 माइनस करेंगे दोस्तों तो 585, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, x हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास आ गया 585 दोस्तों, x हमारे पास आ गया 585। अब हम y निकालते हैं दोस्तों, y कहां पे है दोस्तों, y यहां पर है। तो इस बात का क्या मतलब है दोस्तों, इस बात का मतलब ये है
कि y 13 ये बराबर होगा 5 के। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 13 गुणे 5। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 13 पच्चे 65। ये दोस्तों हमारे पास ये हुआ, है ना। x का मान y का मान आ गया हमारे पास और x का मान आ गया, और हमें x और y का मान ही दोस्तों पूछा था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पे। सेम क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम पैटर्न है दोस्तों, सेम लैंग्वेज है, सेम पैटर्न है दोस्तों। कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी, देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, संख्या 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 हमें बताना है ये भाज्य संख्या क्यों है। दोस्तों 11 यहां पर है, 11 यहां पर है, कॉमन कर लीजिए। बचा क्या, 7 गुणे 13 गुणे, यहां से 11 कॉमन हो गया, प्लस यहां एक बचा। तो दोस्तों 13 सत्ते 91, 91 में एक जोड़ोगे दोस्तों 92। अब जब इसको दोस्तों हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2 1012 दोस्तों, ये हमारे पास आ गया 1012। अब दोस्तों चूंकि अब देखिएगा 1012 इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, तो इसी बात को हम लिख लेंगे कि संख्या 1012 के दो से ज्यादा गुणनखंड है, दो से ज्यादा गुणनखंड है। अतः दी गई संख्या 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 भाज्य है। अतः संख्या भाज्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3। बताइए भाज्य है कि नहीं। देखिए भाज्य है, क्यों भाज्य क्यों है दोस्तों, हमें ये बताना है। देखिए 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो 3 कॉमन कर लीजिए। बचा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे, अब चूंकि 3 हमारे पास वो हो गया ना, तो एक काम करते हैं इसकी जगह 1 कर लेते हैं, गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहां भी दोस्तों 1। अब हमारे पास बचा क्या दोस्तों, देखिएगा 7 दूनी 14, 14 छंग 84, है ना। ऐसे गुणा कर लेंगे दोस्तों, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए 7 छंग 42 और 4 दूनी 8, तो 42 को 8 में गुणा कर दीजिए दोस्तों, हमारे पास आया 836। जब 42 को हमने 8 में गुणा किया तो 836 आया। हमने ये 7 छंग 42 और 42 को किसमें गुणा किया, हाँ, तो 836 आया। अब 836 पंचे निकाल लीजिए दोस्तों, 836 836 पंचे, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 3 पच्चे 15, 5 छक 30 दोस्तों। तो हमारे पास क्या है, 0 8 1 4 41 80। तो ये हमारे पास दोस्तों 41 80 आया प्लस 1। सही तो होना चाहिए। हमारे पास मल्टीप्लीकेशन क्या आया दोस्तों, 41 80। 7 छंग 42 और 4 दूनी 8, तो 42 अट्ठे हमने निकाल लिया। ठीक, ये सॉरी दोस्तों ये 3 है, 336 है ना दोस्तों, वो गलती हो गई, 336 है। एक काम ये करिए, इसको 15 बना लीजिए और इसको 5 1 6 और 1 1680, 1680। ठीक, ये हमारे पास इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा दोस्तों।
ये हमारे पास इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, 5 6 30, ठीक है, ठीक, ओके दोस्तों, ये हमारे पास इसका मल्टीप्लीकेशन आया। अब देखिएगा 3 और 1681, 3 एक नम 3, 3 अट्ठे 24 की 4, हंसी लाई 2, 3 छक 18, 18 2 20, है ना, 0 2, 3 एक नम 3, 3 2 5, तो 5043 दोस्तों। सेम पैटर्न यहां पे लिख दीजिए, चूंकि संख्या 5043 के दो से ज्यादा गुणनखंड है, दो से ज्यादा गुणनखंड है, दो से ज्यादा गुणनखंड है ना दोस्तों, दो से ज्यादा गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य है। दोस्तों संख्या भाज्य, ये हमारे पास दोस्तों जितने हमने क्वेश्चन लिए थे वो क्वेश्चन थे। हम और क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं दोस्तों। हम और क्वेश्चन लेकर सॉल्व करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x, y तथा z का मान दोस्तों ज्ञात करना है। z का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। ज्ञात कीजिए, आकृति हमारे पास क्या है, आकृति हमारे पास है दोस्तों x, फिर ये दोस्तों 3 3 8 1, फिर ये 3y ये दोस्तों 7 1 6 1, ये 7 दोस्तों z, ये हमारे पास दोस्तों आकृति है। इसमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, देखिए दोस्तों x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार आकृति, आप ऐसे ही आकृति बनाएंगे दोस्तों। प्रश्न तो आपके पास दिया रहेगा एग्जाम में, तो आप आकृति भी बनाएंगे। प्रश्नानुसार आकृति x, 81, ये दोस्तों 3। अगर आपके पास पर्याप्त समय है दोस्तों तो आप आकृति बना लिया करिए। अच्छा इंप्रेशन इसका पड़ता है दोस्तों 7, और दोस्तों ये है z, ये हमारे पास आकृति है। ठीक, अब देखिए हमने क्या कहा, इस बात का क्या मतलब है दोस्तों, यहां में दोस्तों x कॉमा क्वेश्चन मार्क, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिएगा यहां पर इस बात का क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज x डिवाइड बाई 2, x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3381। x हमारे पास क्या आ गया, 2 एक अन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 6 2 3 6 1 7 और 2 3 6। तो ये हमारे पास x का मान आ गया दोस्तों। x का मान कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास x का मान आ गया
6762। ठीक, अब हम y का मान निकालते हैं दोस्तों। अब देखिए इस बात का क्या मतलब है दोस्तों, सेम पैटर्न, आप पैटर्न को मत भूलिए कि हम क्या बता रहे हैं, इतना बटे इतना, y बटे 161 बराबर 7। देखिए दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 7 गुणे 161। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, 7 एकम 7, ठीक, 7 एकम 7, 2 और 7 एकम 7, 7 4 11। y का मान कितना है दोस्तों, 1127। ये हमारे पास y का मान आ गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये वाला सॉल्व कर देते हैं और ये तथा कर लीजिए, तथा 161 बटे जेड, 161 बटे जेड बराबर 7। यहां पर दोस्तों जेड को इधर ले जाइए, 7 को इधर ले आइए, तो 161 बटे 7 बराबर जेड। अब दोस्तों इसको जब हम 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, जेड का मान हमारे पास दोस्तों कितना आया, 21। ये हमारे पास एक्स वाई और जेड का मान आ गया दोस्तों। क्वेश्चन हमारे पास था कि एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए, हमने निकाल लिया दोस्तों। एक्स बराबर 6762, वाई बराबर 1127 और जेड बराबर 21, सॉरी जेड बराबर 23 दोस्तों। जेड बराबर 7 त्रिक 21, जेड बराबर 23। ये हमारे पास एक्स वाई और जेड का मान आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हम लोग कर ले रहे हैं। वाला क्वेश्चन दोस्तों हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है दोस्तों कि 3 घंटियां क्रमशः 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 9 मिनट, 12 मिनट तथा 15 मिनट, हाँ 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं, यदि वे एक साथ, यदि वे एक साथ बजती हैं, यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय में, तो कितने समय बाद, तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी, वे पुनः एक साथ बजेंगी, एक साथ पुनः एक साथ बजेंगी। दोस्तों ये क्वेश्चन सेम अभी जो क्वेश्चन आया हुआ था कि वे दोनों पुनः एक साथ कहां कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे दोस्तों, तो देखिएगा सेम पैटर्न पर आप करेंगे दोस्तों। इसका आप अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, इसका अभाज्य गुणन या एलसीएम इसका निकालेंगे, जो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों वही इसका आंसर होगा। दोस्तों जो इसका एलसीएम आएगा वही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसको हम होमवर्क में दे रहे हैं और जरूर आप इसका कमेंट में दोस्तों आंसर हमें बताइएगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसमें हमारा कितना आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15, 3 घंटियां क्रमशः, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, 3 घंटियां क्रमशः 9 मिनट, मिनट दोस्तों ये लिखा हुआ है, 9 मिनट, 12 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम दे रहे हैं दोस्तों होमवर्क में, है ना। इस क्वेश्चन को होमवर्क में हम दे रहे हैं, इस पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, आंसर कमेंट में इसका जरूर बताइएगा दोस्तों, है ना। आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, आप आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों और वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों
अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। कमेंट करके आप पूछ लीजिए, जरूर उस पर नेक्स्ट क्लास में बात की जाएगी दोस्तों। धन्यवाद।